नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे, यूनानी आक्रमण। ये वही समय है जब सिकंदर महान ने भारत की धरती पर अपने कदम रखे और इतिहास की धारा को बदल दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे सिकंदर के आक्रमण की पूरी कहानी, भारत पर इसका प्रभाव और साथ ही उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यूनानी आक्रमण की पूरी अवधारणा एक नज़र में। यूनानी आक्रमण ड्रॉ ले लेते हैं। यूनानी आक्रमण मैसिडोनिया जो है, मैसिडोनिया मतलब मकदूनिया जिसे बोलते हैं, शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र। कौन? फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रिया, बल्ख व काबुल जीतते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर किसके पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय। कहाँ का था? मैसिडोनिया का। कब? 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया और काबुल को जीतते हुए कहाँ पार किया? हिंदू कुश पर्वत पार किया और भारत पर आक्रमण किया। ये यूनानी आक्रमण की पहली यूनानी आक्रमण थी, इससे पहले नहीं हुआ था। तो सिकंदर था पहला यूनानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद हम देखते हैं तक्षशिला के शासक तब कौन था? तक्षशिला के शासक आंभी ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के शासक आंभी ने लड़ाई भी नहीं किया और सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और ऊपर से सहयोग भी दिया सिकंदर को। आंभी के अलावा शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया। तो आंभी के अलावा ये सब राजाओं, शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया। इसके बाद देखते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया। तो पोरस को पराजित कहाँ किया? झेलम नदी के तट पर। कब? 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और ग्रीक इतिहासकार इसे हाइडिस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदियों के बीच में था। तो पोरस का राज्य कहाँ था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो एरिया था वहाँ था। सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बनाकर लाया गया तो सिकंदर ने पूछा पोरस के जे तो आपके साथ कैसा बर्ताव करूँ? सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा बर्ताव करूँ? तो पोरस ने जवाब दिया था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर इससे बहुत खुश हुआ और पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। पाटल में अश्वक जाति की स्त्रियों ने सिकंदर से बहादुरी से सामना किया और लड़ती हुई मारी गई। कहाँ के? पाटल के अश्वक जाति की स्त्रियों ने सिकंदर से लड़ी, औरतों ने। और उधर कौन? अम्भी ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ औरतें लड़ रही हैं। पाटल में दैराज्य प्रथा थी तथा पाटल की विजय सिकंदर की अंतिम विजय भी थी। यहाँ पर पाइथन नामक ग्रीक को अपना खत्रप नियुक्त किया और जो भारत का अंतिम चरण में खत्रप था। तो पाइथन को यहाँ पे खत्रप नियुक्त किया। खत्रप मतलब सिकंदर के अंडर में एक राज्यपाल नियुक्त किया। सिकंदर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया। नीसा के गणतांत्रिक राज्य के बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने को यूनानियों का वंशज बताया। नीसा ने लड़े ही युद्ध से हार मान ली और अपने आप को क्या बोला? हम यूनानी वंशज हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हारे थे। इसके बाद सिकंदर ने झेलम के किनारे बढ़ते हुए सोभूति, सीवी, मालव, खुदरक, सोंद्राम, अलवर और पाटल को जीतते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचा। यहाँ से उसने सेना के एक भाग को नियार्कस के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से भेज दिया अपना देश और दूसरा भाग स्थल मार्ग से स्वदेश भेजा। तो नियार्कस के नेतृत्व से समुद्र मार्ग से वो सेनाओं को, आधी सेना को भेजा और दूसरी भाग को वो स्थल मार्ग से स्वदेश भेजा। कनौज नामक सेनापति के सुझाव से सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया था। हालांकि सिकंदर वापस लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसके जो सैनिक थे, सेना थे, वो बहुत ही थक हार चुके थे और बहुत सालों से वो दूर थे अपने परिवार, अपने देश से बहुत सालों से दूर थे। इसीलिए उन्होंने मना किया था कि वो आगे नहीं लड़ पाएंगे। तो कनौज नामक जो सेनापति थे उनके सुझाव पर ही सिकंदर ने आगे ना बढ़ के अपने देश लौटने का फैसला किया। सिकंदर के वापस लौटने से पूर्व यूनानी देवता की स्तुति में ब्यास नदी के तट पर विजय सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियाँ स्थापित किए तथा उनकी विधिवत पूजा की। तो वापस लौटने से पहले यूनानी देवताओं की पूजा की
बेदिया बनवाई, इसके बाद उन्होंने वहाँ से लौटे। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। तो भारतीय दार्शनिक किससे? कालानास को। ये एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालानास को अपने साथ भारत ले गया था। मेगास्थनीज के अनुसार मंडनीस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया। और मेगास्थनीज का कहना है कि मंडनीस नामक एक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर ने कितने नगर बसाए थे? 2 नगर। पहला नगर क्या था? निक्या, विजयनगर, जो अपनी जीत की खुशी उपलक्ष्य में झेलम नदी के तट पर बसाया था। और दूसरा था अपने प्रिय घोड़े बुकाफेला के नाम पर बसाया था। एक था निक्या और एक था बुकाफेला, 2 शहर बसाया था। सिकंदर ने काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया सिकंदर ने काबुल के पास अलेक्जेंड्रिया तथा सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया नामक 2 नगर भी बसाया। सिकंदर ने बीजित भारतीयों के खत्रप को सेनापति फिलिप को बनाया। सिकंदर ने जितने भी भारत में जगह जीती थी, एरिया जीता था, उनका खत्रप किसे बनाया? फिलिप को बनाया। सिकंदर के इतिहासकार परिधमी तार भारत के सती प्रथा के बारे में बताते हैं। सिकंदर के इतिहासकार भी भारत के सती प्रथा के बारे में उल्लेख करते हैं। तो अभी हम देखेंगे यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या था। तो खत्रप प्रणाली का विकास हुआ, कैसे इकोनॉमिक, कल्चरल, कैसे कैसे चेंजेस आए यूनानी आक्रमण के बाद, वो हम जानेंगे। तो यूनानी आक्रमण का प्रभाव था, पहला प्रभाव था भारत में खत्रप प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा था पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के और सुंदर मुद्रा निर्माण की कला विकास हुई। उत्कृष्ट शैली के सिक्के को भी इसी का परिणाम। यूनानी शब्द द्रम, भारत में द्रम नामक सिक्का हो गया। यूनानी शब्द में द्रम जिसे कहते हैं, वो भारत में द्रम का सिक्का हो गया। पंचमार्क सिक्कों की जगह क्या बना? लेख वाले सिक्के, सुंदर मुद्रा बने। उसके बाद गांधार शैली की मूर्तिकला का विकास हुआ। गांधार शैली में मूर्तिकला का विकास हुआ। भारत और यूनान के बीच व्यापार में वृद्धि हुई और जमीनी और समुद्री मार्गों की खोज भी हुई। भारतीयों ने हस्ती, मतलब पहले हस्ती सेना ही थी, के स्थान पर अब क्या हुआ? अश्वारोही सेना को बढ़ावा दिया, घोड़े की सेनाओं को बढ़ावा दिया। उसके बाद भारतीय ज्योतिष भी यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुआ। जैसे कि यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरा शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। भारतीय ज्योतिष के रोमक और पोलिश वृत्तांत भी यूनानियों ने ग्रहण किए थे। तो मतलब ज्योतिष शास्त्र में भी प्रभावित हुआ। उसके बाद भारतीय रंगमंच पर यवनिका शब्द का प्रयोग यूनानी प्रभावी है, लेकिन यूनानी नाटक दुखांत थे, लास्ट में दुख देखे जाते हैं, लेकिन जबकि भारतीय नाटक अत्यंत सुखांत है। एंडिंग अच्छी थी भारतीय नाटक की और उनकी दुखांत थी। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भारतीय इतिहास के कोई स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का अभी तक कोई प्रभाव नहीं मिला है। नदी का नाम है झेलम, उसको यूनानी नाम कौन सा दिया गया है? हाइडेस्पिस। रावी नदी को हुड्राओरिस, चिनाब को अकेसिनिस और ब्यास को हेकासिरिस इस नाम से जाना जाता है। जब यूनानी इतिहास हम पढ़ते हैं तो ये नदियों के नाम वो लोग इस नाम से बोलते हैं। तो 27-28 ईस्वी में रोमन सम्राट अगस्टस और 110-120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्रजन के दरबार में भी भारत के राजदूत भेजे गए थे। तो ये रहा हमारी आज की क्लास, जो कि पूरी यूनानी आक्रमण के ऊपर है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।